नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। अपने विश्व गुरुजी नार्वे में गए और पूरी दुनिया में नाक कटा कर आए। आखिर नार्वे प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 पे कैसे है और हम 150 से भी नीचे जाके 157 नंबर पर क्यों खड़े हैं? नार्वे ने ऐसा क्या किया, इसको मैं आज बताऊंगा और भारत क्या कर रहा है ये भी बताऊंगा। दोस्तों, नार्वे तेल बेचता रहा, भारत टीवी पर नफरत बेचता रहा। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है और ना किसी वेब सीरीज की, ना किसी चुनावी भाषण की। ये कहानी है दो देशों की जो अपनी अपनी विरासत को संभाल के रखे हैं। एक छोटा सा देश नार्वे और एक बहुत बड़ा देश भारत। एक देश जिसने समुद्र के नीचे तेल खोजा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बना दिया, और दूसरा देश जिसने जनता के दिमाग में हिंदू मुसलमान खोज लिया और उसी से चुनाव जीतना शुरू कर दिया। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है। ये रिपोर्ट पढ़ते हुए बार बार दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आखिर नार्वे ने वो क्या किया जो भारत नहीं कर पाया? क्या उनके पास भगवान ज़्यादा थे? क्या उनके पास राष्ट्रवाद ज़्यादा था? या फिर उनके टीवी चैनलों पर दिन रात धर्म युद्ध चलता था? नहीं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी। किसी भी देश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी विजन, और वो उनके पास था। और हमारे पास प्राइम टाइम है, जहां हर राशि तवा एंकर पूछता है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है क्या? मंदिर खतरे में है क्या? औरंगजेब वापस आ गया क्या? पाकिस्तान पर हमला कब होगा? कब हम कराची पर बैठकर चाय पिएंगे? और जनता बेचारी सोचती है देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन असलियत में देश वहीं खड़ा है, पीछे आ गया है। बस टीवी स्टूडियो की लाइटें बदल गई हैं। नार्वे की आबादी सिर्फ 56 लाख है, दिल्ली से भी कम, लेकिन उस देश ने $2.1 ट्रिलियन का सरकारी फंड बना दिया। यानी अगर वो पैसा बांट दे तो हर नागरिक करोड़पति हो जाए। और इधर भारत में युवा 20-25 साल पढ़ाई करके रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भर रहा है। PhD वाले चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन टीवी पर बहस क्या चल रही है? मुगलों ने क्या किया था? भाई, मुगल चले गए, बहुत टाइम पहले चले गए। अंग्रेज भी चले गए, देश छोड़ के चले गए, लेकिन बेरोजगारी यहीं रह गई, विश्व गुरु के राज में बढ़ती चली गई। महंगाई यहीं, अस्पतालों की हालत यहीं रह गई, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा यहीं रह गई। लेकिन नहीं, इन सब पर बात अब कौन करेगा? क्योंकि ये देश समझ चुका है, ये पार्टियां समझ चुकी हैं, विकास से वोट नहीं मिलता, वोट डर से मिलता है। नार्वे ने 1960 के दशक में तेल खोजा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये तेल सिर्फ आज के लोगों का नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। अब जरा भारत में सोचिए, अगर यहाँ इतना तेल निकल आता तो क्या होता? आप ही का तेल निकाल लेती सरकार। पहले दिन हेडलाइंस होती, विश्व गुरु ने भारत को दुनिया को चौंका दिया। दूसरे दिन प्रधानमंत्री की 19 फुट की फोटो लगी होती। तीसरे दिन एक नया नारा होता। चौथे दिन एक नया चुनाव चिन्ह। और 5वें दिन 4 उद्योगपतियों की संपत्ति प्रॉपर्टी दोगुनी हो जाती। और छठे दिन जनता फिर गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खोज रही होती। नार्वे ने तेल की कमाई को सीधे जनता पर नहीं उड़ाया। राशन के थैलों पर विश्व गुरु की फोटो नहीं लगाई, उन्होंने उसे निवेश किया। 68 देशों की 7,200 कंपनियों में पैसा लगाया। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अमेजॉन, यानी उन्होंने अपने पैसे को काम पर लगाया। और इधर भारत में यहाँ सरकार जनता को काम पर लगाने की बजाय जनता को एक दूसरे के पीछे लगा देती है। हिंदू को मुसलमान के पीछे, मुसलमान को हिंदू के पीछे, युवा इतिहास के पीछे और सरकार चुनाव के पीछे। ये देश आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है, लेकिन विजन वो बूढ़ा हो चुका है। क्योंकि विजन का मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशन, रिसर्च, इंडस्ट्री, उद्योग, इनोवेशन, रोजगार, हेल्थ केयर, सबसे जरूरी चीज़। और यहाँ पर इस देश पर गोदी मीडिया की बदौलत विजन का मतलब है अगले चुनाव तक माहौल गर्म रहना चाहिए। नार्वे ने अपने फंड के लिए नियम बनाए, बहुत सख्त नियम बनाए। वो पैसा हथियार बनाने वाली कंपनियों में नहीं लगाते,
तंबाकू के विज्ञापनों में नहीं लगाते, तंबाकू बनाने में नहीं लगाते, मानव अधिकार तोड़ने वाली कंपनियों में नहीं लगाते। और इधर हमारे यहाँ तो नफरत सबसे बड़ा उद्योग बन चुकी है। जो जितना ज़्यादा जहर फैलाता है वो उतना बड़ा स्टार बन जाता है। टीवी पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, राजनीति में देखिए, पूरे पूरे हर जगह देखिए, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है जहां विकास की बातें बोरिंग है, लेकिन नफरत ब्लॉकबस्टर है। नॉर्वे ने अपने देश को भविष्य दिया और हमने अपने युवाओं को हैशटैग दे दिए, हैशटैग बाइकॉट, हैशटैग लव जिहाद, हैशटैग पॉपुलेशन, हैशटैग बुलडोजर। भाई कभी कभी सेमी कंडक्टर पर भी डिबेट कर लो, कभी कभी उस पर भी हैशटैग करा लो, कभी एआई पर भी हैशटैग कर लो, कभी रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बात कर लो, उस पर भी हैशटैग चला दो, कभी पब्लिक हेल्थ केयर पर भी हैशटैग चला दो। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर जनता ने असली सवाल पूछना शुरू कर दिया तो सत्ता की पूरी कहानी खत्म, पूरी पटकथा एक दिन में हिल जाएगी। सोचिए, जिस देश में युवा नौकरी मांगता है वहाँ उसे धर्म दे दिया जाता है, जो किसान एमएसपी मांगता है उसे राष्ट्रवाद दे दिया जाता है, जो छात्र विश्वविद्यालय मांगता है उसे पाकिस्तान दे दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि देश बदल रहा है। हाँ, वास्तव में देश बदल रहा है, एकदम बदल रहा है, लेकिन किस दिशा में बदल रहा है? नॉर्वे ने अपने नागरिकों को सुरक्षित भविष्य दिया, और भारत में क्या क्या नहीं हो रहा मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। भारत ने अपने नागरिकों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दे दी। यहाँ हर आदमी इकोनॉमिस्ट कम कम्युनल एनालिसिस ज़्यादा बन कर चुका है, ज़्यादा काम कर रहा है, कम्युनल एंगल पर ज़्यादा काम कर रहा है। हर चाय की दुकान पर जीडीपी कम गोधरा ज़्यादा डिस्कशन होता है, मुसलमान ज़्यादा डिस्कशन में आते हैं। हर टीवी पर अनएम्प्लॉयमेंट कम, औरंगजेब ज़्यादा आता है। और फिर हम पूछते हैं भारत डेवलपमेंट वाले देशों को क्यों नहीं बन रहा? पहली 100 कंपनियों में हमारी पहली बार कोई कंपनी नहीं आई, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री मंदिर मस्जिद से नहीं बनती, वो रिसर्च लेवल से बनती है, रिसर्च की लैब में बनते हैं, वो यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालयों से बनते हैं, वो वैज्ञानिक सोच से बनते हैं। लेकिन यहाँ साइंस में रिलीजन के आगे बिल्कुल लाइन में खड़ी रहती है। नॉर्वे ने तेल को वेल्थ फंड बना दिया और हमने धर्म को इलेक्शन फंड बना दिया। यही फ़र्क है और यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी भी है, यही इस देश का सबसे बड़ा हादसा भी है। भारत में तेल नहीं, टेलीविज़न निकला और उससे निकली नफरत। दोस्तों, नॉर्वे के सामने भी संकट आए थे, तेल मिला, पैसा आया, और फिर वही हुआ जो अचानक अमीर हुए देशों के साथ होता है। महंगाई बढ़ गई, बैंक डूब गए, अर्थव्यवस्था हिली। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैठकर सोचा कि देश को 50 साल बाद कहाँ पर ले जाना है, किन ऊंचाई पर ले जाना है। अब जरा भारत में सोचिए, यहाँ सरकार 50 साल के बाद की नहीं सोचती, सिर्फ मंचों के भाषणों पर 50 साल का सपना दिखाती है। यहाँ सरकार अगले चुनाव तक सोचती है, और चुनाव कैसे जीता जाए उसका फार्मूला बड़ा आसान है। जनता को, पब्लिक को इतना इमोशनली चार्ज रखो कि वो सवाल पूछना ही भूल जाए। उसे इतिहास में उलझा दो, उसे धर्म में उलझा दो, उसे जाति में उलझा दो, बस वो अस्पताल, स्कूल, नौकरी और अर्थव्यवस्था पर बात ना करे। यही इस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक इंजीनियरिंग भी है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया, लेकिन सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं बन पाया, सबसे बड़ा इनोवेशन हब नहीं बन पाया, सबसे मजबूत एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पाया। लेकिन हाँ, सबसे लाउड, सबसे चीखने वाली टीवी डिबेट वाला देश जरूर बन गया। यहाँ एंकर ऐसे चिल्लाते जैसे चीन की इकोनॉमी उन्होंने अकेले रोक दी। लेकिन उसी देश में आईआईटी ग्रेजुएट नौकरी ढूंढ रहा है, स्टार्टअप फंडिंग क्राइसिस में है, छोटे व्यापारी जीएसटी से टूटे पड़े हैं, किसान कर्ज में है, मिडिल क्लास ईएमआई में डूबा है। और टीवी पर क्या चल रहा है? मुगल काल में क्या हुआ था। भाई 2026 चल रहा है, लेकिन देश की राजनीति 1526 से बाहर ही नहीं निकल पा रही। ये वही देश है जहां कभी नेहरू ने वैज्ञानिक संस्थान बनाए, बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान बनाए, इसरो बनाया गया, आईआईटी बनाए गए, पब्लिक सेक्टर खड़े किए गए। उस समय देश गरीब था, लेकिन सपना बड़ा था। आज देश कहीं ज़्यादा अमीर है, लेकिन विजन छोटा हो गया। अब सपना क्या है? बस वायरल होना,
और सरकार समझ चुकी है जनता को विकास से ज़्यादा डोपामाइन चाहिए, इसलिए हर दिन नया तमाशा, कभी बुलडोजर, कभी बायकॉट, कभी खान पान, कभी नाम बदलो, कभी कपड़े देखो, कभी डीएनए देखो। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा देश एक परमानेंटली रियलिटी शो बन गया है। और इस रियलिटी शो का होस्ट कौन है? टीवी, गोदी मीडिया। भारत में अब सरकार सिर्फ संसद से नहीं चलती, वो प्राइम टाइम स्टूडियो से भी चलती है, जहां एंकर सरकार से सवाल नहीं पूछता, कठिन सवाल तो छोड़िए, आराम वाले सवाल भी नहीं पूछता, वो जनता से लॉयल्टी मांगता है। अगर सवाल पूछ रहे हो तो एंटी नेशनल हो, जैसे 4 PM को सरकार ने 2 बार घोषित कर दिया। अगर बेरोजगारी की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान चले जाओ, जैसे मेरे लिए कहा जाता है। अगर इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो सेना का अपमान कर रहे हो। मतलब देशभक्ति भी अब गवर्नेंस फेलियर का डेडोरेंट बन चुकी है। जैसे ही इकोनॉमी की बदबू आती है, ऊपर से राष्ट्रवाद का तड़का लगा दो, छिड़क दो राष्ट्रवाद। नॉर्वे ने अपने तेल को फ्यूचर फंड बना दिया और हमने अपने युवाओं के गुस्से को ट्रोल आर्मी बना दिया। आज भारत का सबसे एजुकेटेड यूथ भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ओपिनियन बनाता है। उसे डेटा नहीं चाहिए, उसे दुश्मन चाहिए, और सत्ता यही चाहती है। क्योंकि जिस दिन जनता एजुकेटेड डिस्कशन करने लगी, उस दिन असली सवाल पूछे जाएंगे, हर हालत में पूछे जाएंगे। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन पाया, लोग पूछेंगे। चीन हमसे इतना आगे कैसे निकल गया, लोग पूछेंगे। सरकारी स्कूल इतने खराब क्यों हैं, लोग पूछेंगे। हेल्थ बजट इतना कम क्यों है, लोग पूछेंगे। रिसर्च पर खर्च इतना कम क्यों है, लोग पूछेंगे। यूथ माइग्रेशन क्यों बढ़ रहा है, ये भी पूछेंगे। लेकिन नहीं, ये सवाल सरकार को असहज करते हैं। इन सवालों से सरकार अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए नया मुद्दा फेंको। कभी औरंगजेब, कभी टीपू सुल्तान, कभी हिजाब, कभी हलाल, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। और कभी लाउड स्पीकर और जनता, वो भी अब एडिशन में, एक नशे में है। उसे भी डेवलपमेंट बोरिंग लगने लगता है, अब्दुल की चूड़ी टाइट करने लगती है। क्योंकि डेवलपमेंट में एक पेशेंस चाहिए, प्लानिंग चाहिए, लेकिन नफरत में वो इंस्टेंट एनर्जी देती है, वो इंस्टेंट इंगेजमेंट है, एकदम नया नया मनोरंजन है। जैसे चीप रील्स, 30 सेकंड में गुस्सा, 60 सेकंड में कम्युनल आउटरेज, और फिर कमेंट सेक्शन में डिजिटल युद्ध। इस बीच चीन बुलेट ट्रेन बना रहा है, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया रहे हैं विश्व गुरु। अमेरिका AI बना रहा है, यूरोप ग्रीन एनर्जी रिवोल्यूशन कर रहा है, और हमारा देश ट्विटर ट्रेंड बना रहा है, ट्विटर को बंद कर रहा है, इंस्टाग्राम लोगों के बंद कर रहा है, यूट्यूब बंद कर रहा है। कभी कभी लगता है कि देश में 2 पैरेलल यूनिवर्स चल रहे हैं। एक इंडिया जहां यूथ कोडिंग सीखना चाहता है, स्टार्टअप बनाना चाहता है, ग्लोबल कंपनी बनाना चाहता है, और दूसरा टीवी इंडिया जहां हर रात सिविलाइजेशन बचाई जा रही होती है। सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? कि अब विकास की भाषा बोलने वाले नेता लगातार कम होते जा रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सड़क बनाकर हेडलाइंस नहीं मिलेगी, ये जान गए हैं वो। लेकिन कम्युनल स्पीच से जो TRP मिलती है, जो उन्माद मिलता है, जो वोट मिलता है, हॉस्पिटल बनाने से वोट स्लो मिलता है। लेकिन हेट स्पीच इंस्टेंट पोलराइजेशन देती है, यानी लोकतंत्र अब गवर्नेंस कंपटीशन रहा ही नहीं, नैरेटिव कंपटीशन बन चुका है। यहाँ नैरेटिव में वही जीतेगा जो सबसे ज़्यादा डर बेच सके, जो सबसे ज़्यादा खौफ बेच सके। नॉर्वे ने अपने नागरिकों को एक शेयर होल्डर बनाया, और भारत में यहाँ नागरिक ऑडियंस बन गया है। वो क्लैप करता है, चीयर करता है, हेट करता है, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता। उसे लगता है राजनीति नेटफ्लिक्स है, बस देखो और रिएक्शन दो। लेकिन भाई, देश रिएक्शन से नहीं चलता, इंस्टीट्यूशन से चलता है। इकोनॉमी हैशटैग से नहीं चलती, पॉलिसी से चलती है। लेकिन पॉलिसी बोरिंग है, और बोरिंग चीज़ें चुनाव नहीं जिताती। इसलिए आज भारत में सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ क्या है? वो है नफरत। उसका मार्केट अनलिमिटेड है, उसमें रॉ मटेरियल फ्री है, और कस्टमर इमोशनली एडिक्टेड है, नशे में है। और जब पूरा इकोसिस्टम इसी बिजनेस मॉडल पर चलने लगे, तो फिर विकास पीछे छूट जाता है, बहुत पीछे छूट जाता है। एक दिन इतिहास पूछेगा, मंदिर कितने बने नहीं, देश कितना बना। दोस्तों, कल्पना कीजिए,
50 साल बाद कोई बच्चा इतिहास की किताब खोलेगा और पढ़ेगा कि 2020 और 25 और 26 के दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा देश था, सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा बाजार, सबसे तेज इंटरनेट ग्रोथ, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल। और फिर वो अगला सवाल पूछेगा कि तो फिर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बना। तीसरे नंबर के आने के डायलॉग रहे और छठे नंबर पर पहुंच गए। और शायद इतिहास जवाब देगा, क्योंकि उस समय भारत विकास से ज़्यादा विभाजन में व्यस्त था, हिंदू मुसलमान में व्यस्त था। उस दौर में लोग जॉब्स कम और रिलीजन ज़्यादा डिस्कस करते थे और यूनिवर्सिटी कम, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज़्यादा चलती थी, रिसर्च कम और रिवेंज ज़्यादा बिकता था। और सबसे दुखद बात, देश को ये सब नॉर्मल लगने लगा था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। आज अगर कोई नेता रोजगार की बात करे, लोग कहते हैं बोरिंग। अगर कोई हेल्थ सिस्टम की बात करे, लोग चैनल बदल देते हैं। लेकिन अगर कोई टीवी पर चिल्ला कर कह दे, चीख चीख के कह दे, बेश पीट के कह दे देश खतरे में है, तो करोड़ों व्यूज आ जाते हैं। मुसलमान बढ़ते चले जाते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। मतलब हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी हाईजैक हो चुकी है, सोचना नहीं चाहते। और सत्ता भी यही चाहती है, इसके लिए उससे बड़ी कोशिश करी। क्योंकि एजुकेटेड सिटीजन सवाल पूछता है, इमोशनली ट्रिगर्ड सिटीजन सिर्फ नारे लगाता है। नॉर्वे ने अपने नागरिकों को फीचर दिया और भारत अपने नागरिकों को एक नफरत दे रहा है। हर दिन नया गुस्सा, हर दिन नया दुश्मन, हर दिन एक नया कम्युनल पैकेज। कभी सोचिए, जिस देश में करोड़ों युवा बेरोजगार लगातार बढ़ रहे हो, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? आप मुझे सोच के बताइए। नौकरी। लेकिन यहाँ मुद्दा सबसे बड़ा क्या बन गया? किसने क्या खाया? कहीं बीफ तो नहीं खा लिया? कहीं हलाल या हिजाब में तो नहीं अटक गए? किसने क्या पहना? किसने क्या बोला? किसने किससे शादी करी? यानी सरकार इकोनॉमी मैनेज कम कर रही है, सोसाइटी मैनेज ज़्यादा कर रही है। और ये बड़ा खतरनाक संकेत है। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक संकेत है। क्योंकि जब भी कोई राष्ट्र अपनी प्रोडक्टिव एनर्जी छोड़कर आइडेंटिटी वार्स में फंस जाता है, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। रोमन साम्राज्य से लेकर आधुनिक देशों तक इतिहास यही कहता है। लेकिन भारत में इतिहास से सीखने के बजाय इतिहास से बदला लिया जा रहा है। सोचिए आप, कैसी कैसे बातें की जा रही है। और जनता इतना इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुकी है कि उसे लगता है कि यही राजनीति है। नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। असली पॉलिटिक्स होती है वर्ल्ड क्लास स्कूल होने चाहिए, देश में पब्लिक हॉस्पिटल होने चाहिए, वैज्ञानिकों के नए नए शोध होने चाहिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी चाहिए, क्लीन सिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट मीडिया होनी चाहिए। लेकिन इनमें टीआरपी नहीं है, टीआरपी है नफरत में। आज अगर कोई चैनल 2 घंटे बेरोजगारी पर डिबेट कर दे तो व्यूअरशिप गिर जाएगी, भैया सरकारी चैनल को गिरा देगी। लेकिन वही चैनल अगर चिल्लाकर बोले हिंदू खतरे में है, तो सरकार खुशी के मारे करोड़ों रुपए का कारोबार की लाइन लगा देगी। यानी नफरत सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं रही, अब ये इकोनॉमी बन चुकी है। सरकार इसको फलने फूलने का मौका दे रही है। पॉलिटिकली इकोनॉमी ऑफ हेट, जहां नेता पोलराइजेशन से कमाता है, चैनल टीआरपी से कमाता है, इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट से कमाता है, और जनता सिर्फ इमोशनल नुकसान उठाती है। उसे लगता है वो धर्म बचा रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका भविष्य बिक रहा होता है, खत्म हो रहा होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत भी नॉर्वे जैसा सोच वाला देश बन सकता था? बिल्कुल। हमारे पास टैलेंट कम नहीं है, रिसोर्सेज कम नहीं है, युवा कम नहीं है, लेकिन विजन फ्रेम किया हुआ है, एक जनरेट किया हुआ है। क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग एजुकेशन स्टडी है ही नहीं, वो नफरत के नीचे दब चुकी है। यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इलेक्शन स्ट्रेटजी के नीचे दब चुकी है। नॉर्वे ने कहा तेल खत्म हो जाएगा, इसलिए भविष्य बचाओ। भारत में क्या हो रहा है? यहाँ तो फ्यूचर ही खत्म किया जा रहा है। एजुकेशन प्रिविलेज, हेल्थ केयर महंगा, जॉब्स की लगातार कंटिन्यूटी खत्म, मीडिया कंप्रोमाइज, और ऊपर से नैरेटिव संग चंगा सी। कभी कभी लगता है कि देश सरकार से नहीं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से चल रहा है। और हमारे विश्व गुरु से अच्छा इवेंट चलाने वाला कोई देता पूरी दुनिया में हो नहीं सकता। हर हफ्ते नया इवेंट, कहीं चॉकलेट खिला रहे हैं, कहीं टॉफ़ी खिला रहे हैं।
नई ब्रांडिंग, नया स्लोगन, नई इमोशनल पैकेजिंग, लेकिन अंदर अंदर वहीं बर्बाद होती ही अर्थव्यवस्था। युवा आज भी कोचिंग में बूढ़ा हो रहा है, किसान आज भी कर्जे मर रहा है, मिडिल क्लास आज भी ईवीएम में घुट रहा है, पसीने पसीने हो रहा है। और टीवी पर क्या चल रहा है कि कौन ज़्यादा देशभक्त है। भाई, देशभक्ति का मतलब सरकार से सवाल पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ सवाल पूछना खत्म हो गया है, एकदम दुश्मनी बना दी गई है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, जब सिटीजन क्रिटिक नहीं फैन बन जाए। आज भारत में पॉलिटिक्स क्रिकेट फैंडम की तरह हो चुकी है, एकदम मेरी टीम सही, तुम एंटी नेशनल, तुम अर्बन नक्सल, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, तुम पाकिस्तानी, मतलब डिबेट खत्म, बस ब्रांडिंग बची। और जब किसी राष्ट्र में डिबेट मर जाती है तो इनोवेशन भी मर जाता है, क्योंकि इनोवेशन सवालों से पैदा होता है, भक्ति से नहीं। नॉर्वे ने अपने फंड को दुनिया भर में इन्वेस्ट किया, और भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी इमोशनल एनर्जी कम्युनल पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट कर दी। रिजल्ट सामने है, वो देश 50 लाख लोगों को सिक्योर फ्यूचर दे रहा है, और हम 140 करोड़ के देश को हिंदू मुसलमान दे रहे हैं। एक तरफ लगातार सुरक्षित फंड, दूसरी तरफ नफरत की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हर तरफ एक पॉलिसी, एक देश पॉलिसी ला रहा है, दूसरा देश प्रोपेगेंडा में है। और सबसे दुखद बात, जनता अब प्रोपेगेंडा को ही सरकार समझने लगी है। कितना दुखद है। लेकिन याद रखिए, इतिहास बहुत निर्मम होता है। वो स्पीचेज याद नहीं रखता, वो स्लोगन याद नहीं रखता, वो सिर्फ रिजल्ट याद रखता है। और एक दिन आने वाली पीढ़ियां जरूर पूछेंगी, जब दुनिया एआई बना रही थी तब भारत क्या कर रहा था? जब दुनिया क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, लगातार काम कर रही थी, तब भारत क्या कर रहा था? जब दुनिया फ्यूचर इकोनॉमी बना रही थी, तब भारत हिंदू मुसलमान के अलावा क्या कर रहा था? और शायद जवाब होगा, भारत उस समय टीवी पर हिंदू मुसलमान देख रहा था। और यही जवाब इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कहलाएगा। मैं सही कह रहा हूँ या गलत, ये आपकी राय बताएगी, और मुझे बहुत बेताबी के साथ आपकी राय का इंतजार है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ।